सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज से हम इस वर्कशीट में एक नया पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, इसके बारे में कुछ समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय यानी देश में एकता की भावना का उदय वो कैसे हुआ, इस वर्कशीट में जानते हैं। पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता, यानी हम आज़ाद नहीं हो सकते और हो पाएंगे और जो भारत है वो हमारा कभी नहीं हो पाएगा। यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा विदित होती है। यानी कहने का मतलब है फिर 1870 से 1880 के दशक में ऐसी कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनी जिन्होंने लोगों को एक दिशा प्रदान की, लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने का काम किया। अब वो संस्थाएं कौन कौन सी थी, चलिए जानते हैं। तो नंबर 1 है पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 1870 में बनाई गई और इसके संस्थापक या फिर प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, एच.एस. चिपलूंकर, गणेश वासुदेव जोशी। उसके बाद एक इंडियन एसोसिएशन बनाई गई जो कि 1876 में बनाई गई और इसके संस्थापक या प्रमुख सदस्य कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। फिर तीसरा है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनाई गई और इसके संस्थापक या प्रमुख सदस्य थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। फिर एक बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई 1885 में, जिसके संस्थापक या प्रमुख सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। और फिर एक सबसे प्रमुख संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और ये वर्ष 1885 में बनाई गई और इसके संस्थापक या जो प्रमुख सदस्य थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और डी.ई. वाचा। अब ये जो संस्थाएं थी इन्होंने राष्ट्रवाद को पैदा करने का बहुत ज़्यादा काम किया। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में ही काम कर रही थीं, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए ही निर्धारित किया था। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने काम तो बहुत किया, जो संस्थाएं थी इन्होंने बहुत काम किया और साथ साथ जो 1870 से 1880 के दशक में जो कुछ कानून बन रहे थे ना, वो भी भारतीयों के मन में असंतोष पैदा कर रहे थे। यानी इन दोनों का जो मिलन हुआ, इससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैली। अब वो कानून क्या थे उनके बारे में जानते हैं। देखिए पहला जो था वो था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था? 1878 में बनाया गया 1878 में। इसमें क्या थी इसकी मुख्य बात कि भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी कोई भी भारतीय अगर कोई भी हथियार रखता था तो उस पर मुकदमा चलता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। फिर एक था सबसे इंपॉर्टेंट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में बनाया गया था। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दे दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी।
देखिए हुआ क्या था कि 1878 से पहले कुछ जो प्रादेशिक भाषाएं थी, जैसे भारत की तो बहुत सारी भाषाएं थी, उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा जाता था और अंग्रेज़ों को ये मालूम ही नहीं था। और यहाँ तक कि उन्हीं का ही एक और अंग्रेज़ था जो कि वो भी अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ लिखता था। फिर अचानक से किसी जरिए इन ब्रिटिश सरकार को पता चल गया। उन्होंने फिर 1878 में एक ऐसा कानून बना दिया कि भाई अब से जो भी, ये आपत्तिजनक सामग्री का मतलब यही था कि जो भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा तो उसकी प्रेस पर कब्जा कर लिया जाएगा, उसको बिल्कुल काम करने नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद था एक इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल क्या था? ये 1883 में बना। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। देखिए अंग्रेजों ने ये बना दिया कि जो भारतीय जज है ना, वो अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की ही न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसका यूरोपीय लोगों ने ही बहुत विरोध करना शुरू कर दिया, तो इसलिए अंग्रेजों के विरोध के कारण ही सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। तो चलिए आज अब हमने थोड़े से टॉपिक तो जान लिए इसके बारे में, अब हम अपने प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तर करने से पहले यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसके बारे में जानते हैं। तो क्या है वो क्रियाकलाप? अपने अध्यापक या अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसी भी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो देखिए ऊपर हमने अभी 5 संस्थाएं पढ़ी थी, वो स्वतंत्रता से पहले बनी थी, उनके बारे में कुछ जानकारी। तो मैंने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर जो कि कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है, मैंने पहले भी बताया, भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें से एक अन्य भारतीय जनता पार्टी है, यानी यही दो मुख्य दल हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशॉ वाचा शामिल थे। 19वीं शताब्दी के आखिर में और उस शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। यानी यही एक ऐसी पार्टी बनी जिसने जमकर पुरजोर तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध किया। अब हम करते हैं अपने प्रश्नोत्तर, समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? देखिए पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था, यानी स्वतंत्रता से पहले, जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने और किसानों के कानूनी अधिकार को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। यानी ये सरकार और लोगों के बीच एक बिचौलिए का काम करता था। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? तो वो तो हमने जान लिया कि वो एक्ट क्या था, ठीक है। इसने क्या किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने, यहाँ पर एक्ट भी लिखेंगे, भारतीय भाषाओं में छपने वाले सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि पर सेंसर, यहाँ पे सेंसर लिखेंगे, सेंसर एवं प्रतिबंध लगा दिया। यानी जितनी भी पत्र पत्रिकाएं भारतीय भाषाओं में छप रही थी उन पे उसने सेंसर लगा दिया, मतलब पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी छापने से पहले। इस तरह का प्रतिबंध विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी में छपने वाले समाचार पत्रों पर नहीं था। तो यह कानून स्पष्टतया भेदभावपूर्ण था और भारतीयों की अभिव्यक्ति तथा जनमत निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून था। यानी अब भारतीय अपने विचार व्यक्त ही नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इस तरह से इसने भारतीयों को प्रभावित किया। फिर तीसरा प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल क्या था और इसे वापस क्यों लिया गया? तो देखिए बहुत ही सरल सा इसका उत्तर है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये 1883 में पारित हुआ था। इसमें क्या था कि भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। अब इस जो ये बिल बना, ये जो एक्ट बना, अंग्रेजों ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया, यूरोपीय लोगों ने। तो इसलिए अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में भी असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर किया, क्योंकि इससे उन्हें भी पता चल गया भारतीयों को कि अंग्रेज नस्ली भेदभाव करते थे। और अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4,
आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें हमें अपनी बात लिखनी है। तो मेरे विचार से 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ही इन तीनों कानूनों में ऐसा कानून था जिसने भारतीयों को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसने भारतीय भाषाओं में छपने वाले सभी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि पर सेंसर एवं प्रतिबंध लगा दिया। इस तरीके का प्रतिबंध मैंने अभी आपको बताया विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी में छपने वाले समाचार पत्रों पे नहीं था। यह कानून स्पष्टतया भेदभावपूर्ण था और भारतीयों की अभिव्यक्ति तथा जनमत निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून था। इसने ही भारतीयों को बहुत ज़्यादा क्रोधित और असंतुष्ट किया। बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा पे तो कोई प्रतिबंध नहीं और भारतीय भाषाओं पे प्रतिबंध। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसने ही सबसे ज़्यादा प्रभावित किया होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और कल के गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन यदि कोरोना वायरस से बचना है तो अपना मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी पॉसिबल हो, अवेलेबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।